फुमई का स्वयंवर भाग 2। वे घने जंगल से निकलकर एक तेज धारा वाली नदी के पास आए। नदी के उस पार एक गुफा थी, जहां से लकड़ी का एक लंबा कुंदा बाहर निकला हुआ था और इस पार तक एक पुल का काम देता था। उन दोनों ने घोड़े पर सवार होकर नदी पार की। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही घोड़े ठिठक गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे। येनचुआओ ने घोड़े से उतरकर गुफा में झांका। उसने देखा कि नशे में धुत 8 भयानक दानव लकड़ी के बड़े से कुंदे पर सिर रखे लेटे हुए हैं। गुफा के द्वार पर एक दुबली पतली स्त्री बैठी हुई रो रही थी। उसका गला लकड़ी के एक भारी तख्ते से जकड़ा हुआ था। येनचुआओ की आहट पाकर उसने मुड़कर देखा और कहा, तुम क्यों यहाँ आए हो? जानते नहीं यहाँ 8 नरभक्षी दानव रहते हैं। वे अभी नशे में धुत हैं। मनुष्य की बू पाते ही उनका नशा उतर जाएगा और वे तुम पर टूट पड़ेंगे। देखो, गुफा के पीछे मनुष्यों की हड्डियों का पर्वत जैसा ऊंचा ढेर लगा हुआ है। येनचुआओ ने पूछा, तुम कौन हो? इन दानवों ने तुम्हें यहाँ क्यों रख छोड़ा है? वो स्त्री सिसकियां लेती हुई बोली, मेरा नाम न्योमिन चाओ है। एक दिन मैं नदी किनारे सीपियां इकट्ठा कर रही थी तो ये दानव मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। उन्होंने मनुष्य का गोश्त पकाने के लिए मुझसे कहा, अगर मैं ये काम न करती तो वे मुझे भी पकाकर खा डालते। ये सुनकर येनचुआओ आग बबूला हो उठा और अपने साथ की युवती से बोला, बहन, हमें जरूर इस स्त्री की मदद करनी चाहिए। इतने में दानवों का मुखिया, जो गुफा के द्वार के बिल्कुल नजदीक सो रहा था, हुक्कारने लगा। न्योमिन चाओ ने जल्दी ही येनचुआओ को पकड़कर धकेल कर कहा, फौरन गुफा के पीछे चले जाओ। वहां सनोवर के पेड़ के नीचे जमीन में इन दानवों का जादुई कुल्हाड़ा दबा हुआ है। तुम उसे खोदकर निकाल लो, तब तुम इन सबको खत्म कर सकोगे। येनचुआओ के गुफा से बाहर आते ही दानवों का मुखिया जोर से चिल्लाया, किसी अजनबी की बू आ रही है, क्या बात है? न्योमिन चाओ ने घोड़े पर बैठी उस युवती की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, देखिए, वो मेरी छोटी बहन है और आप लोगों को उपहार देने के लिए बहुत दूर से यहां आई है। ये बटुआ उसका उपहार है, क्या आपको पसंद नहीं? तब तक येनचुआओ ने बड़ी मेहनत से जमीन खोदकर जादुई कुल्हाड़ा निकाल लिया था। कुल्हाड़ा हाथ में आते ही वो गुफा के द्वार पर आया और इसके पहले कि दानवों के मुखिया की नजर उस पर पड़ती, उसने 7 अन्य दानवों का काम तमाम कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। येनचुआओ को अचानक न्योमिन चाओ की आवाज सुनाई पड़ी, अपने को बचाओ! लेकिन तब तक दानवों के मुखिया ने पीछे से येनचुआओ को पकड़ लिया और वो कुल्हाड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के मारे येनचुआओ करहा उठा और पसीना पसीना हो गया। घोड़े पर सवार युवती नीचे उतरी और उसने अलाव में से लाल गरम चिमटा लेकर दानवों के मुखिया की पीठ को जला दिया। दर्द के कारण पिशाच चीख उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। येनचुआओ ने छुटकारा पाकर एक ही बार में उसके सिर को धड़ से अलग कर डाला। इसके बाद उसने न्योमिन चाओ के गले में बंधा लकड़ी का चौकोर तख्ता तोड़कर उसे मुक्त कर दिया। न्योमिन चाओ ने येनचुआओ को धन्यवाद देने के लिए अपना सुगंधित बटुआ उसको भेंट में दिया। छोटी बहन येनचुआओ से बोली, भाई, तुम मेरे जादुई घोड़े पर सवार होकर जाओ। मैं तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर न्योमिन चाओ को उसके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी। अच्छा, येनचुआओ सहमत हो गया। वैसे तो फानकू नदी भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तुम मेरे घोड़े के पैरों के निशान देखती हुई वहां मुझसे आ मिलो। जब
येनचुआओ घोड़े पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो आकाश में काले बादल घिर आए और सूरज बिल्कुल छिप गया। दोपहर का समय था, लेकिन चारों ओर रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। इतने में भीषण तूफान भी आया। येनचुआओ का जादुई घोड़ा उस वर्षा तूफान का सामना न कर सका। वो गिर पड़ा और धीरे धीरे सिकुड़ता गया। अंत में एक छोटे चमकदार मोती को छोड़ उसके शरीर पर कोई चिन्ह तक बाकी न रहा। इस दौरान येनचुआओ एक पेड़ के नीचे खड़ा अपनी छोटी बहन का इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत गया, फिर भी वो ना आई। तब येनचुआओ पहाड़ी से नीचे आया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पहाड़ी के नीचे की जमीन दलदली है। सो वो उस दलदल में फंस गया। उसके चारों ओर अनगिनत मच्छर भिनभिना रहे थे। ये मच्छर इतने भयानक थे कि तगड़े से तगड़े घोड़े को भी डंक मारकर खत्म कर डालते थे। येनचुआओ 3 कदम भी नहीं चल पाया था कि कीचड़ उसकी कमर तक पहुंच गया। वो 1 कदम और बढ़ा तथा कीचड़ उसकी छाती तक आ पहुंचा। उसने मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन मच्छरों के काटने से इतना बेदम हो चुका था कि अपना मुंह तक ना खोल सका। चिड़ियों जैसे बड़े बड़े मच्छर उसके चारों ओर उड़ रहे थे और अपने जहरीले डंकों से उसके चेहरे व शरीर को जहां तहां घायल कर रहे थे। अचानक येनचुआओ ने देखा कि वे मच्छर छाती पर नहीं ठहर पा रहे हैं, जहां वो सुगंधित बटुआ लटका हुआ था। उसने जल्दी से बटुआ खोला और खुशबू से उसका सारा शरीर महक उठा। सभी मच्छर उस खुशबू के कारण वहां से उड़कर दूर चले गए। येनचुआओ ने किसी तरह आंखों ही आंखों में सारी रात काटी। सूर्योदय होने पर येनचुआओ को पहाड़ी के ऊपर से घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। अरे, तुम यहां हो? छोटी बहन ने चिल्लाकर कहा। मैंने पर्वत का कोना कोना छान मारा, तुम कहीं दिखाई ना पड़े। तुम यहां एकांत में स्नान कर रहे हो, खूब मजा आ रहा होगा ना? येनचुआओ ने जवाब दिया। मेरी हंसी ना उड़ाओ, इस कीचड़ में जंगली सूअर ही मजे से स्नान कर सकते हैं। तो तुम इतना आगे क्यों बढ़ गए? तुम्हें तो पहाड़ी पर ही ठहरना चाहिए था, छोटी बहन ने कहा। येनचुआओ चिढ़कर बोला, फानकू नदी पर्वत पर थोड़ी ही है। मेरा ख्याल है अगर मेरी जगह तुम होती तो और ज्यादा गहराई तक धंस गई होती। छोटी बहन ने जवाब दिया, प्यारे भाई, अगर मैं फुमोई होती तो जीवन भर तुमसे प्रेम करती रहती, फिर भी मेरी चाह खत्म नहीं होती। खैर, अब हम चले। शायद तुम्हारी फुमेई तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई होगी। दोनों साथ साथ बड़े घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। उन्होंने उस दलदली मैदान को जल्दी ही पार कर लिया। फिर वे एक छोटी सी पहाड़ी से गुजरकर फानकू नदी के तट पर पहुंचे। सामने एक बस्ती थी, जिसकी किसी किसी झोपड़ी से धुआं निकलता नजर आ रहा था। हम अपनी यात्रा की अंतिम मंजिल पर आ पहुंचे हैं, छोटी बहन खुशी से बोली। तुम अपनी राह लो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। येनचुआओ ने उसे धन्यवाद दिया और फानकू नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। फुमोई के पिता इयडगा अपनी बददिमागी के लिए प्रसिद्ध थे। येनचुआओ ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने दूर से आए इस नौजवान को तीखी नजरों से देखकर कहा, युवक, पहले भी बहुत से युवक मेरी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव लेकर यहां आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका प्रेम प्राप्त न कर सका। अब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो। ठीक है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो,
लेकिन तुम मेरी बेटी के पति बनने योग्य हो या नहीं, इसकी परख करने के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यिनचुआओ ने जवाब दिया, शायद मैं आपका दामाद बनने के योग्य नहीं हूं, फिर भी एक बार उसको देखना जरूर चाहता हूं। इतनी दूर से यहां आने के बाद मैं उसे देखे बिना नहीं जाऊंगा। इयड़गा बोले, इतने उतावले मत हो, तुम उसे जरूर देख सकोगे, लेकिन पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे। आओ मेरे साथ। इयड़गा के घर के बाहर भूरे रंग का एक घोड़ा खड़ा था, जिसकी काठी पर तांबे का एक सिक्का बंधा हुआ था। बूढ़े ने घोड़े पर जोर से चाबुक मारा और वो फौरन हवा हो गया। जब घोड़ा कुछ दूर पहुंच गया तो बूढ़े ने यिनचुआओ से कहा, अब तुम अपने घोड़े पर सवार होकर उस घोड़े का पीछा करते हुए इस तरह तीर चलाओ कि वो सिक्के के छेद से आर पार हो जाए। यिनचुआओ ने अपने घोड़े को थपथपाया और उछलकर उस पर सवार हो गया। कुछ ही पलों में यिनचुआओ का तीर सनसनाता हुआ भूरे रंग के घोड़े की ओर उड़ चला। भूरा घोड़ा एक चक्कर लगाकर वापस आया। उसकी काठी पर बंधे तांबे के सिक्के के छेद में एक तीर अटका हुआ था। इयड़गा ने उस तीर को हाथ में लेकर कहा, तुम एक अच्छे निशानेबाज हो। आज बड़ी देर हो चुकी है, इसलिए अब जाओ और उस झोपड़ी में रात भर आराम करो। यिनचुआओ ने जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर पांव रखे, उस बूढ़े ने फौरन दरवाजे को बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और कहा, युवक, अगर तुमको लगे कि तुम इस झोपड़ी में रह नहीं सकते तो मुझे पुकारना। मैं तुमको किसी कठिनाई में नहीं डालना चाहता। झोपड़ी में बहुत अंधेरा था। यिनचुआओ ने अपना ड्रैगन मोती निकाला और उसकी रोशनी में देखा कि चारों तरफ बड़े बड़े मच्छर उड़ रहे थे। वे नरभक्षी दानवों की तरह यिनचुआओ पर टूट पड़े। उसने तुरंत अपना बटुआ खोल दिया। उसकी खुशबू से उसका सारा शरीर महकने लगा और सारे मच्छर भाग गए। फिर वो लंबी नींद तान कर सो गया। सुबह हो गई। इयड़गा ने द्वार पर कान लगाकर सुना, लेकिन कोई आहट नहीं आई। तब उन्होंने द्वार खोलकर देखा कि यिनचुआओ जग कर अंगड़ाई ले रहा है और अनगिनत मरे हुए मच्छर इधर उधर पड़े हुए हैं। यिनचुआओ उठकर हंसता हुआ बोला, आपने अपने अतिथि का सत्कार करने के लिए जो झोपड़ी तैयार की है वो सचमुच बहुत अच्छी है। इसमें सोना किसी तम्बू में रात बिताने से बेहतर है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इयड़गा ने झेपते हुए कहा, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। इस प्रबंध के लिए मैं ये जानना चाहता था कि तुम मेरी बेटी को सचमुच प्यार करते हो या नहीं। झोपड़ी के बाहर आकर यिनचुआओ ने देखा कि एक लड़की, जिसके सिर पर पापी का लाल फूल लगा हुआ था, दूर की ऊंची मचान पर बंधी हुई थी। वो आग की लपटों से घिरी हुई थी। लपटें इतनी तेज थी कि तमाशा देखने वाले लोग काफी पीछे हटकर खड़े थे। यिनचुआओ के बाहर आते ही वो लड़की मधुर आवाज में गाने लगी, ओ कुर्बिन नदी के शिकारी, यिनचुआओ मेरे वीर प्रेमी, तुमने इतने कष्ट उठाए, ये सब है मेरे लिए। अब हम एक साथ रहेंगे, खुशियों से जीवन बिताएंगे। गौर से देखने पर यिनचुआओ को पता चला कि ये तो वही लड़की है जो पानी लाने के लिए कुर्बिन नदी के तट पर आई थी, और उसका रूप रंग भी ठीक उसकी उस छोटी बहन जैसा ही था जिसे उसने ड्रैगन के मुख से बचाया था। यिनचुआओ चक्कर में पड़ गया और लड़की के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? साफ साफ मुझे बताओ। उस लड़की ने अपने सिर से पापी का फूल लेकर यिनचुआओ की ओर फेंका और कहा,
येनचाओ, मैं ही फुमेई हूं। फुमेई मैं ही हूं। मैं ही वो लड़की हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अभी तक नहीं समझे? येनचुआओ फौरन जादुई कुल्हाड़ा लेकर आग की लपटों की ओर लपका। उसने लकड़ी की मचान को कुल्हाड़े से गिराकर रास्ता बनाया और वो लड़की कूदकर येनचुआओ की बाहों में आ गई। लाल लाल लपटों की रोशनी से दोनों के मुस्कुराते चेहरे खिल उठे। येनचुआओ फुमोई को गोद में लिए हुए घोड़े के पास आया और उसे उसकी पीठ पर बिठाकर घर लौटने को तैयार हुआ। जरा ठहरो, पहले मुझे अपने पिता से विदा तो ले लेने दो, फुमोई बोली। ईयड़गा सोच रहे थे कि येनचुआओ जितना अच्छा दामाद दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, दहेज में तुमको क्या चाहिए बताओ, जो भी मेरे बस में है वो मैं जरूर दूंगा। मैं सिर्फ 2 ही चीजें यहां से ले जाना चाहती हूं। ये कहकर फुमोई घर के अंदर गई और 2 बाल्टियां ले आई जिन पर तीर लगने से छेद बन गए थे। येनचुआओ ने बाल्टियां लेकर कहा, फुमेई, जब तुम मुझे इतना प्यार करती रही तो इतना तड़पाया क्यों? येनचुआओ, शादी के पहले मैं ये मालूम करना चाहती थी कि तुम किस तरह के आदमी हो। ऐसा करना ठीक था ना? फुमोई ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम बड़ी चतुर हो। बड़ा घोड़ा हिनहिनाया और सिर हिलाया। अब अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर येनचुआओ के घर लौटने का समय आ गया था। तो ये थी चाइनीज लोक कथा फुमोई का स्वयंवर। और इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।